आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के हथियार जिस तरह पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर कहर बनकर बरपे, ये तो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन पश्चिम सरहद पर होने वाली हर हमले को बीएसएफ ने कैसे नाकामयाब किया, ये हम आपको आज दिखाने जा रहे हैं। राजस्थान की पाकिस्तान से लगती सरहद पर बीएसएफ ने मोर्चा संभाल रखा है। बॉर्डर पर जहां आर्टिलरी तैनात हैं, वहां बीएसएफ के जवानों का जोश देखने लायक है। हमारी टीम राजस्थान से लगती पाक सरहद पर पहुंची, जहां तोपखाना रेजिमेंट के जवान तैयार हैं। पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को जमींदोज करने के लिए एक आदेश मिलते ही भारत माता के जयकारों के साथ बीएसएफ के जवान दुश्मन के ठिकानों को निगाहों से निशाने पर ले लेते हैं। राजस्थान से लगती सबसे लंबी सरहद पर बीएसएफ डटी है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की बौखलाहट देखने को मिली, और अगर युद्ध होता है तो युद्ध के निर्णायक होगा तोपखाना। मैं आपको बता दूं कि पाक पर भरोसा नहीं किया जा सकता। सीज फायर के बाद भी नापाक हरकतें कभी भी हो सकती है, और इसको देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बदस्तूर जारी है। इस वक्त हम पहुंचे हैं तोपखाना में, जहां डिप्लॉयमेंट हुआ है बॉर्डर के पास, वहां, और किस तरह ये लोग काम कर रहे हैं आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तमाम जवान जो है, इन्हें आदेश मिलते ही ये लोग तैयार हैं हर परिस्थिति का डट कर सामना करने के लिए। स्थितियां कैसी भी हो, लेकिन जीवन पर्यंत कर्तव्य की भावना लेकर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में ये लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी पाकिस्तान से और से पहली गोली चलेगी तो उसका पहला रिप्लाई देने के लिए बीएसएफ काम करेगी। अगर कोई नापाक हरकत हुई तो इस बार गोली का जवाब गोले से यही वो लोग हैं जो दे पाएंगे, क्योंकि साफ कह दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, होम मिनिस्टर अमित शाह ने, कि ऐसी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए इनका जोश हाई है, और इनके साथ जो है वो, ये देखिए किस तरह से मूवमेंट करते हैं। हम भी इनके साथ पहुंचने की कोशिश करते हैं, और किस तरह से ये लोग पहुंच रहे हैं, इनके पास भी पहुंचेंगे। मेरे साथ राजीव भी है, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आप देखिए किस तरह ये लोग जो है वो डिप्लॉय है यहाँ पर। राजीव, किस तरह ये लोग जो है वो काम करते हैं, किस तरह आपकी टीम जब बॉर्डर पर है तो कैसी स्थितियां हैं? देखिए, फिलहाल बॉर्डर पर जब ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है, तो हम किसी भी क्षण में पाकिस्तान से आने वाले किसी भी हरकत के लिए तैयार हैं। हमारे बॉर्डर पर डिप्लॉयड जो यूनिट्स हैं, उनको कवर देने के लिए आर्टिलरी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि पाकिस्तान पर जैसे आप कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते कि कब वो क्या करेंगे, तो फिलहाल जो है हम लोग एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। हमारी आर्टिलरी बॉर्डर के इलाके में डिप्लॉयड है, ताकि हम किसी भी जरूरत के समय में अपनी फ्रंट लाइन यूनिट्स को फायर सपोर्ट दे सकें। देखिए राजीव बता रहे हैं किस तरह से अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, तो बदस्तूर जारी है, तो उस बीच किस तरह एक्टिव रहना है। ये देखिए पूरा मोर्चा किस तरह संभालना है, ये सारी चीजें हैं। वहां तस्वीरें देखिए कि किस तरह इसे जो है वो इफेक्टिवली काम करना है। ये आप तस्वीरें देखकर समझ सकते हैं कि कितना जल्दी जो है वो इसे पूरा पैक्ड कर दिया जाता है, ताकि इसे देखा न जा सके इसे दूर से। और फिर जब फायर करना होता है तो किस तरह से ये लोग फटाक से जो है वो फायर की सिचुएशन में आ जाते हैं। लगातार जो है वो यहाँ तस्वीरें देखने को मिल रही है, और ये ड्रिल आपको देखने को मिल रहा है। मेरे साथ राजीव है, उनसे बात करते हैं। सर, ये कितना जल्दी मूव करते हैं, किस तरह इन्हें आदेश दिए जाते हैं, क्या कुछ रहता है? देखिए, आमतौर पे आदेश का जो मोबिलाइजेशन का ऑर्डर मिलता है, तो डिपेंड करता है कि हमें कौन से इलाके में डिप्लॉयमेंट है, और उसके हिसाब से हम शॉर्टेस्ट टाइम में अपनी डिप्लॉयमेंट पूरी कर लेते हैं। गन के लिए हम जनरली जिस जगह पर हैं उस जगह पर आमतौर पे हमारे लिए फायर सपोर्ट के लिए रेडी होने में 10 मिनट पर्याप्त है, और एक बार रेडी होने के बाद फिर हमारी गनें कंटिन्यूअस रेडी हालत में ही रहती है। तो जिस तरह से अब इन्होंने जो है वो पूरे दिन इस मोर्चे को लगा रखा कि कोई इसे ऊपर से डिटेक्ट ना कर सके, तो फायर करते वक्त किस तरह ये सारा अब वापस डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, किस तरह ये लोग फायर करते हैं? फायर करते टाइम जो है गन यहाँ से अपनी फायर करेंगी जो आदेश है उसके मुताबिक। आर्टिलरी का फायर आमतौर पे जो है नॉर्मल हालात में नहीं किया जाता है, तो युद्ध की स्थिति में जब भी फायर होगा तो उसका डेमोन्स्ट्रेशन अभी हम आपको दिखा देंगे कि कैसे फायर करें। अब साफ कह दिया गया है कि भारत डिफेंसिव नहीं है, वो अटैक्टिव मोड में है, और अगर जरूरत पड़ती है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा, जिसका हश्र पाकिस्तान को एक बार फिर देखने को मिलेगा। जिस तरह 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त हुए, वैसे पाकिस्तान ध्वस्त होने में हमारे ये जाबाज वक्त नहीं लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है। पाकिस्तान से जब नापाक हरकत होगी या कहें पहली गोली चलेगी, तो उसे गोले से जवाब देने का काम आर्टिलरी के हथियार करेंगे, जिसमें एलएफजी यानी लाइट फील्ड गन मुख्य है।
एलएफजी में कई प्रकार के सेल लगाकर उन्हें फायर किया जाता है। अलग अलग परिस्थितियों के किए बीएसएफ के पास विभिन्न सेल्स हैं। स्टार सेल दुश्मन के इलाके में रात के अंधेरे में उजाला करता है ताकि हम उसके मूवमेंट को देखते हुए हमला कर सकें। उसी तरह एक एंटी टैंक सेल भी है जो पलक झपकते ही दुश्मन के टैंकों को मिट्टी में मिला सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार एक थ्रेट बना हुआ है। हालांकि सीज फायर डिक्लेयर हो गया है, बट पाकिस्तान हर बार की तरह इस बार भी नापाक हरकत ना कर दे, इसलिए हमारी बीएसएफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर पर तैनात है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह तोपखाना रेजिमेंट के लोग काम करते हैं। ये लगातार यहाँ पर मुस्तैद है और जैसे ही जरूरत पड़ती है एक्टिव मोड में आ जाते हैं। जैसे इन्हें आदेश दिए जाते हैं, देखिए ये तमाम लोग फटाक से अपना जो प्रोसेस है वो शुरू कर देते हैं। आप देखिए किस तरह से ये लोग एकदम से यहाँ पर पहुंचते हैं, किस तरह फायर करना है। हम कह सकते हैं कि एक बड़ी तौफ है सामान्य भाषा में, जो दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए, और वो था या नहीं इस बात का सबूत मिटाने के लिए काफी है। और दुश्मन के तमाम चौकियों के कोऑर्डिनेट्स हमारे इन जाबाजों के पास है, इनके इंटेल के पास है। और अलग अलग तरीके के देखिए यहाँ तस्वीरें मेरे साथी आपको दिखा रहे हैं, ये अलग अलग तरीके के जो है वो सेल्स है जिनका उपयोग किया जाता है जिस तरह की जरूरत होती है। ये टैंक को उड़ाने के लिए काफी है, ये इल्यूजन क्रिएट करने के लिए काफी है, ये एक सुरक्षा दीवार और रोशनी के लिए काफी है, और ये काफी है 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के ठिकाने को मटियामेट करने के लिए और खाक में बदलने के लिए। मेरे साथ मनोज है। मनोज, कौन कौन से सेल्स है, प्लीज इसके बारे में बताएं। जी प्लीज। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, ये हमारा एच सेल यानी हाई एक्सप्लोजिव जो हमारी गन से हम लोग फायर करते हैं। इसको हम दुश्मन को लगभग 20 किलोमीटर दूर तक भी हम इससे दुश्मन को बर्बाद कर सकते हैं। ये जहां पर भी जाकर के फटता है वहां लगभग 50 मीटर तक तो दुश्मन का नामो निशान मिटा सकता है। इसके बाद हमारा ये हैज सेल, इसका नाम हैज है, इसको हम एंटी टैंक रोल में इस्तेमाल करते हैं। यदि दुश्मन का कोई भी टैंक हमारी तरफ एडवांस करता हुआ आता है तो उससे हम इसके द्वारा हम उसको बर्बाद कर सकते हैं। जिस तरह से लोंगेवाला में जब युद्ध हुआ 1971 में, तो टैंक एकदम नजदीक थे, रात का वक्त था, तो ये किस तरह जो एक कोऑर्डिनेट बिठाकर रोशनी और साथ में टैंक उड़ाने का काम वो कैसे कर सकते हैं? जी, वो हम पहले अपना पूरा टेक्निकल डाटा वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम फायर करते हैं, और जहां हमें फायर करना होता है बिल्कुल एक्यूरेट वहीं जाकर के हिट करता है टैंक को। क्या ये एक टैंक को हम कहें कि पलक झपकते ही निपटा सकता है, खत्म कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक टैंक को बर्बाद करने के लिए सफिशिएंट। और कौन कौन से सेल्स है, क्योंकि बहुत सारी वेराइटीज यहाँ पर देखने को। जी जी बिल्कुल। इसके बाद ये हमारा स्टार सेल है, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है स्टार सेल। ये इससे क्या होता है, दुश्मन की कोई भी एक्टिविटी को हम नाइट के समय में यदि दुश्मन है तो उसको हम उजाला करके उसके ऊपर रोशनी करके हम इसको उसकी एक्टिविटी को नोट कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ एक्टिविटी करनी होती है, दिन का वक्त होता है, कई बार शाम का वक्त होता है जब हम अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन इल्यूजन कैसे क्रिएट करते हैं आप लोग? देखो, उसमें डिफरेंट हमारे सेलों का सब कुछ अलग अलग है। इसमें यदि हम रोशनी की बात करें तो हम इससे हम रोशनी पैदा कर सकते हैं। इसके बाद हमारा स्मोक सेल है। स्मोक सेल से क्या होता है, दुश्मन को ब्लाइंड करना है हमको, दुश्मन की एक्टिविटी को हमें मतलब वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं करे उसको ब्लाइंड करके धुएं का पर्दा बना देंगे और उसको कुछ भी मतलब एक्टिविटी इस तरीके की नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें ये स्मोक सेल का यूज करते हैं। अलग अलग सेल्स है, लेकिन इन्हें फायर करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए जो चीज है वो क्या है? जी बिल्कुल, इन सभी सेल्स को यदि हम बात करें टारगेट एरिया पर पहुंचाने के लिए हमारे पास ये कार्टेज हैं। इन कार्टेज को हम फायर करते हैं और फायर करने के बाद इनका काम होता है इन सभी सेल्स को टारगेट एरिया पर पहुंचाने का। राजस्थान से लगती देश की सरहदों पर मजबूत हौसलों के साथ तोपखाना तैनात है। पाक की पहली गोली चलने पर उसे गोली के बदले गोला देने का काम बीएसएफ के तोपखाना का है, जिसके लिए बीएसएफ पूर्ण रूप से तैयार है। तोपखाना रेजिमेंट के कमांडेंट जेके सिंह ने एनडीटीवी से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खास बातचीत की है, सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बात तो जाहिर है कि सिंदूर केवल श्रृंगार नहीं, ये भारत का आतंकवाद के खिलाफ प्रहार है। और इसी प्रहार की कड़ी में अगर युद्ध होता है तो गॉड ऑफ वार के रूप में तोपखाना, आर्टिलरी, वो काम करती है। देश भर में कहा जा रहा है कि गोली का रिप्लाई गोले से दिया जाएगा, और गोले का रिप्लाई देने वाला हथियार यही है। और इस हथियार को चलाने वाले हमारे वो जाबाज है, वो देश के लाल है जो सरहद पर पहली पंक्ति में रक्षा करते हैं और
जब युद्ध की स्थितियां बन रही है, संवेदनशील इलाके में ड्यूटी कर रहे हैं, तो ड्यूटी का कोई समय निश्चित नहीं है, केवल निश्चित है तो लक्ष्य और विजय। और इनका ध्येय वाक्य है लक्ष्य, निश्चय और विजय, और उसी पर ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। मेरे साथ बीएसएफ के अधिकारी जेके सिंह है, उनसे बात करते हैं। सर, स्थितियां जिस तरह से अभी तनावपूर्ण रही, ऑपरेशन सिंदूर बदस्तूर जारी है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से पाकिस्तान की भौखलाहट देखी, किस तरह के मूवमेंट पाकिस्तान की तरफ से दिख रहे हैं? पाकिस्तान की तरफ से जो इधर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी गतिविधियां रहीं, काफ़ी उनका एक्युमुलेशन बॉर्डर की दूसरी तरफ था। जैसा कि हमारे सीमा सुरक्षा बल के जवान जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में बैठे हुए हैं, दुश्मन से आंख मिला करके उनको बहुत सी गतिविधियां दिख रही थी। उनके टैंक्स के मूवमेंट भी थे, उनके ट्रूप्स के मूवमेंट भी काफ़ी ज़्यादा दिख रहे थे। उनकी प्रिपरेशन वार के लिए पूरी तरह से थी, और उसी प्रिपरेशन को साथ साथ वो अपनी रेकी पार्टीज और जो ड्रोन्स वगैरह थे आसपास एरिया में घुमा करके देख रहे थे कि कोई हमारी क्या तैयारियां हो रही हैं। इस तरह का काफी तनावपूर्ण माहौल बॉर्डर के ऊपर बना हुआ था। बॉर्डर पर जिस तरह तनावपूर्ण माहौल था, और इस माहौल के बीच हमारी जो आर्टिलरी है उसे तैनात कर दिया गया है। संवेदनशील इलाका है, तो जरूरत भी थी कि सुरक्षा की दृष्टि से हम भी अपनी वॉर की तैयारी कर लें। तो किस तरह गॉड ऑफ वॉर के रूप में इन हथियारों को तैयार करके खड़ा किया? देखिए, जैसा ही गॉड ऑफ वार, जहाँ गॉड का इंटरफेरेंस होता है वो निर्णायक होता है। तो हमारे जो ट्रूप्स जो आगे फॉरवर्ड एरिया में है, अगर जो उनके ऊपर किसी भी तरह का लड़ाई का सीन बनता या दुश्मन के द्वारा कोई हरकत होती और लड़ाई आमने सामने की होती, हम अपने जो बीएसएफ के ट्रूप्स आगे तैनात हैं उनको हम अपनी आर्टिलरी सपोर्ट के द्वारा जो है सपोर्ट देते हैं, और दुश्मन के हर एक टारगेट को हमने हर एक जितने भी उनके हमारे सामने सीमा क्षेत्र के सामने उनके जो पोजीशंस हैं सारी अब हमारे पास हैं, और उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद अपने गन्स के द्वारा करते हैं। जिस तरह से बात करें, एडीएस सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम बॉर्डर पे लगा है, वैसा ही एंटी टैंक सिस्टम जो है वो आर्टिलरी के पास है, जिसके बारे में भी हमने बताया। तो वो किस तरह काम करता है, और हम किस तरह टैंक्स को जो है वो पलक झपकते ही जमींदोज करने के लिए तैयार हैं? देखिए, लड़ाई के माहौल में किसी भी तरह की आवश्यकता पड़ सकती है, और टैंक भी उसका एक महत्वपूर्ण हथियार है। जैसे आर्टिलरी है उसी तरह टैंक भी है। टैंक कभी भी वो आ सकता है, उसके लिए छोटे हथियार जो है कामयाब नहीं उसके लिए होते हैं। उसके लिए हमारे पास जो आर्टिलरी के पास है एंटी टैंक शॉट्स हैं, और उसके द्वारा हम जो है दुश्मन को बर्बाद करते हैं। एंटी टैंक कभी भी आता तो उसको हम डायरेक्ट शूटिंग के द्वारा टैंक को अपना निष्क्रिय कर सकते हैं और उसको बर्बाद कर सकते हैं। तस्वीरों में जो ये टेंट नजर आ रहा है, ये क्यों लगाया जाता है, क्या रीजंस है? क्योंकि जब ये टेंट लगा है तो उसका क्या इफेक्ट रहता है, किस तरह सुरक्षा की दृष्टि से कहते हैं इसे लगाया जाता है? देखिए, लड़ाई के मैदान में जैसा कि अभी ड्रोन्स आ रहे हैं, पहले भी होता था, हवाई सर्वे होता था, लोग देखते थे, ऊपर से देखा जाता था कि कहाँ कहाँ पे डिप्लॉयमेंट है। तो ये कैमोफ्लेज करके हम इसको सतह के साथ में, जो जमीनी सतह है उसके साथ में मिला देते हैं, तो दुश्मन को ये पता नहीं लगता कि कहाँ पर हमारे गन्स या हमारी डिप्लॉयमेंट कहाँ पर है।